से अब हम देख रहे हैं नेतन्याहू की बार बार एआई वीडियोस आती हैं, कभी कोई और वीडियोस आती हैं, लेकिन अब जो लेटेस्ट वीडियो आई है उस पर भी सवाल उठा दिया गया है। तो असल मामला क्या है इस वक्त? देखिए, नेतन्याहू का तो मामला खराब ही लग रहा है, क्योंकि ये वीडियोस एआई हैं। जो नई वीडियो आई है कॉफी पीते हुए, ये भी एक एआई जनरेटेड वीडियो है। और सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि अभी जो वॉर कमेटी बैठी हुई है ईरान के ऊपर, इजराइल के अंदर, उसमें पहली दफा हुआ है कि नेतन्याहू उसके अंदर मौजूद नहीं है। हालांकि पहले ये नहीं हुआ, जिससे मजीद शक-ओ-शुबहात पैदा होते हैं। और 11 मार्च से लेके अभी तक इजराइल में अवाम के मुजाहरे जारी हो गए हैं और वो लोग इससे बदजन हो गए हैं। दूसरी जानिब अमेरिका की बावजूद बारहा मिन्नत समाजत के, इजराइल के सदर इस बात से इनकारी हैं कि वो किसी किस्म का वेवर दें नेतन्याहू के करप्शन चार्जेस के ऊपर। और उन्होंने साफ और कोरा इनकार कर दिया, जिसका मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वहां भी पाया जा रहा है। दूसरी जानिब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और एक जिसको कहते हैं खलीज, वो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट और व्हाइट हाउस के दरमियान में भी मौजूद है। व्हाइट हाउस को एस्टैब्लिशमेंट झूठा साबित करने के लिए हर मौका तलाश कर रही है और हर जगह उसकी ओपिनियन से मुख्तलिफ राय देती है। वो कहते हैं कि हमने बच्चियों के स्कूल पर हमला नहीं किया, और पेंटागन कहता है कि हमने किया है। ट्रंप कहते हैं कि हम रिजीम चेंज करेंगे, हुकूमत कहती है कि हम रिजीम अब नहीं चेंज कर सकते। इन सारों के बाद एक दो बातें और बड़ी अहमियत की हामिल हैं, और वो है इस टाइम पे आबनाए हुर्मुज। देखिए, बात यह है कि आबनाए हुर्मुज में जितने जहाज गुजर रहे हैं वो ईरान की मर्जी और ईरान के साथ निगोशिएट करके गुजर रहे हैं। इसमें अमेरिका कहाँ खड़ा है? बात तो ये है, अगर अमेरिका नहीं खड़ा तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी सुपर पावर का स्टेटस लूज करना शुरू हो गया है। और ये बात उसको अच्छी तरीके से मालूम है कि जब रूस को उसने कंसेशन दिए तेल के ऊपर, कि दुनिया को कहा कि आप तेल खरीद लें, ये वही रूस है जिसकी वजह से टैरिफ वॉर ट्रंप ने आयद की और दुनिया की जिंदगी हराम कर दी। और आज उस रूस के तरले मिन्नत करते नजर आते हैं। लेकिन ये भी याद रखें कि एक सैमसन ऑप्शन का भी जिक्र है, और सैमसन ऑप्शन ये कहती है कि अगर इजराइल की रियासत को एक हद से ज्यादा खतरा पड़ा तो वो न्यूक्लियर का इस्तेमाल जरूर करेगी। और आप ये देखिए कि सुपर पावर जब बौखला जाती है और उसकी पीठ लगने लगती है और दुनिया के सामने उसकी नाक कटने लगती है, तो फिर अब जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के मिड टर्म इलेक्शन तक हम ये हमले जारी रख सकते हैं, ये बात वो कह रहे हैं। दूसरी जानिब अगर ऐसा है तो फिर ईरान और चीन का जो मामला है वो मजीद मुस्तहकम और मजबूत होता नजर आता है, और रूस की एंट्री भी इसके अंदर नजर आ रही है। टेक्निकल सपोर्ट की हद तक तो बड़ा वाज़ेह बात आ चुकी है। लेकिन इस सारे दौरान में अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो खिताई ममालिक क्या करेंगे, जिनका पहले ही जीना मरना अब मुसीबत बना हुआ है, क्योंकि उनका ना खुराक पहुंच रही है, ना उनकी तेल की इंडस्ट्री चल रही है। क्योंकि अगर जिस तरह ये खार्क के ऊपर हमले की बातें की गई हैं तो फिर ईरान हक रखेगा कि वो दूसरी ऑयल रिफाइनरीज और एलपीजी सेक्टर को हिट करे और उनके स्पेशल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हिट करे, जिसके अंदर बिजली की तनसीबात भी शामिल हैं। और अगर गर्मियों के मौसम में बिजली की तनसीबात को निशाना बनाया गया अरब ममालिक में, तो फिर तो मेरे ख्याल में जिंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह जाएगी। ठीक, बहुत मुश्किल अब टास्क में चले गए हैं। बिल्कुल ठीक। सर, मैं आपकी जानिब दोबारा से आऊंगा। इस वक्त ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा बारहा ट्रंप साहब ये दावा करते नजर आए कि इस वक्त जो ईरान की फजा है उस पर इसराइल का और अमेरिका का राज है, हम बिला रोक टोक आ जा सकते हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि वहीं से मिसाइल्स निकलते हैं और वो निशाना बनाते हैं इसराइल को, या जो जो अपने अहदाफ होते हैं। और इसके साथ साथ ईरान ने अपनी जो एक मिसाइल सिटी थी वो भी दिखा दी है कि ये सब कुछ पड़ा है हमारे पास। तो सर, अब तक ये इस तमाम सिस्टम को क्यों नहीं खत्म कर पाए? क्या हुआ ऐसा कि सब कुछ होने के बावजूद भी इस वक्त उनके पास कुछ नहीं? देखिए, बात यह है कि आप जंग को समझने के लिए जंग की स्ट्रैटेजी जो दुश्मन एम्प्लॉय, जो दो फोर्सेस एम्प्लॉय करती हैं, उस पर गौर करना बड़ा जरूरी होता है। अगर आप हम परसों तक का एस्टिमेट देखते तो ईरान ने कोई 2000 ड्रोन फायर किए थे और कोई 500 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए थे। और इस टोटल स्ट्रेंथ में
जो 40% है वो इसराइल पे फायर हुए थे और 60% जो है वो अमेरिकन टारगेट्स पे फायर हुए, यानी वो अमेरिकन बेसिस जो मुख्तलिफ गल्फ ममालिक में मौजूद है वो गल्फ कंट्रीज के ऊपर फायर नहीं हुए। दूसरी बात यह है कि ईरान ने एक बड़ा इस जंग को, ईरान जो है इस जंग को तूल देना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने एक, वो कहते हैं ना, बिकॉज यहाँ पे फोर्सेस तो अक्रॉस डिप्लॉयड नहीं है, देयर आर नो बॉर्डर्स व्हिच आर डिफाइंड, इट्स ओनली अ वॉर जो एक बटन से खेली जा रही है, या वो बटन जहाज के अंदर है, या वो कमांड सेंटर के अंदर है, या वो मिसाइल बैटरी के अंदर है, या वो जो है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स हैं उसके अंदर है। अब उसके अंदर अगर अमेरिका की इतनी बड़ी सिस्टम, आप ये भी याद रखिएगा कि थर्ड जो था ना, जो अपना टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड और हाई डेंसिटी जो सिस्टम था एयर डिफेंस का, उसको विड्रॉ कर लिया गया, मीनिंग देयर बाई कि जो पेनिट्रेशन है इजराइल के जो खुरम शहर और बाकी सजील भी उन्होंने कल फायर किया है, जो ये मिसाइल्स हैं इनकी पेनिट्रेशन बढ़ रही है। अब ईरान ये चाहता है कि वो भी उन टारगेट्स को हिट करे। जी, अमेरिकन डिप्लॉयमेंट को, इस किस्म की जंग पहले आपको नजर नहीं आई। अगर आप जाते अफगानिस्तान में, अगर आप जाते वियतनाम में, आप कहीं, और दूसरी सबसे बड़ी बात है अमेरिका की जो भी आप वॉर स्ट्रेटेजी उठा के पढ़ेंगे या वॉर के ऑपरेशनल प्लान्स उठा के पढ़ेंगे, उसके अंदर कहीं भी उन्होंने एग्जिट स्ट्रेटेजी डिफाइन नहीं की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है आपकी वॉर स्ट्रेटेजी का। इसीलिए जब वियतनाम से निकले थे तो उनको होता लैंड कराने के लिए, अपने ट्रुप्स को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर लैंड करने की जगह नहीं मिल रही थी, तो आखिर में फिर उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी के छत के ऊपर जो है ना हेलीकॉप्टर उतारा, वहां से लोगों को ले गए। अब इसमें भी, इस जंग में भी आज आप मुझे बताइएगा एक आम आदमी को कोई अमेरिकन एग्जिट स्ट्रेटेजी नजर आ रही है? क्योंकि अगर तो आप ये कहते हैं कि अमेरिका ने जंग मिसकैलकुलेशन पे शुरू की है, तो मैं उससे नहीं राजी होता। आई डोंट एग्री विद इट। अमेरिका के अंदर कैलकुलेशन उन लोगों ने की है जिनको कैलकुलेशन आती नहीं है। स्टीव विटकॉफ को उसने कहा मैंने मशवरा किया, जैरेड कुशनर को मशवरा किया, मार्को रूबियो को मशवरा किया, पीट हेग्सेट को मशवरा किया। भाई आपने किस मिलिट्री कमांडर से मशवरा किया? ट्रंप ने तो ये नहीं कहा कि मैंने चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी में मसला किया, या आर्मी के जो चीफ सीएस जो थे आर्मी के रैंडी जॉर्ज, उनसे मशवरा किया। तो जब आपने मशवरा नहीं किया, मीनिंग देयर बाय यू हैव नो स्ट्रेटेजी फॉर फाइटिंग अ वॉर। इसलिए आप अपने मुमालिक को कह रहे हैं कि जी आओ अब हॉर्मस की फोर्स ही बने, और हॉर्मस के अंदर याद रखिएगा ईरान के पास 5000 से ज्यादा एक्टिव माइंस इस वक्त पड़ी हुई हैं, और अगर वो लगा दी गई तो आप देखिएगा कि पूरी दुनिया को उस पर असर पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब जो आप माजी को जिस तरह आप उठा के देख ले, लेकिन जब ट्रंप ने कैपिटल हिल पे हमला किया था ना, उसकी तो डिग्निटी उसी वक्त क्वेश्चनेबल हो गई थी। और आज अभी अमेरिका के अंदर प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, अब ये जो सारी सूरत हाल बनी है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता वो ग्रेटर इजराइल बनता है, क्योंकि ये सभी कुछ जो स्टार्ट किया गया, यूं लगता है कि सभी कुछ उसके पीछे जो एक बड़ा मंसूबा था वो ग्रेटर इजराइल का था। इस वक्त वो मंसूबा कहां पर है? जो उसकी एक कामयाबी के पॉइंट्स थे, क्या वो अचीव हो सकेंगे अब इसराइल से? देखिए, जो डीप स्टेट है उनकी, वो तो जाहिर है अपने बुनियादी मकासद से पीछे नहीं हटी, और इस टाइम पे कोई बैद नहीं है कि वो हर सतह के ऊपर चले जाएं। मैं नहीं समझता कि मक्का मदीना के ऊपर खुदा न खास्ता कोई ऐसी वारदात वो करें। फॉल फ्लैग ऑपरेशन, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया, ये फॉल फ्लैग ऑपरेशन इज पार्ट ऑफ द वॉर। वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वो ये अब मामला तो यहाँ है। फॉल फ्लैग क्या इंडिया ने नहीं किया था पहलगाम के अंदर? तो क्या कर लिया दुनिया ने? उसका कुछ भी नहीं किया, और फिर यहाँ फॉल फ्लैग हुए। अभी जो इंडियन और इजरायली एजेंट पकड़े गए हैं वो भी आपके सामने हैं। अब ये कहीं मस्जिद अक्सा के ऊपर हमला भी खुदा न खास्ता कर सकते हैं और उसको ईरान के ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि थर्ड टेम्पल की तो ये बात करते हैं ना कि थर्ड टेम्पल ने बनना है, तो इस वजह से ये सारा सिचुएशन एक गंभीर तो है। अब इसके अंदर ये भी आप देख लें कि ये जो न्यूक्लियर ऑप्शन की बातें हो रही हैं, पहले तो चले और बात थी, लेकिन जब से एक सुपर पावर है ना जी, आप उसके पास ताकत भी है, ह्यूमिलिएशन से पहले वो कुछ ना कुछ तो अपना जरूर करेंगे। लेकिन वो ये फिर उनको याद रखना चाहिए कि इसके रिपरकशंस बहुत सख्त होंगे, क्योंकि अब जैसे उनके जो
एटमी प्लांट्स हैं इस्फहान वगैरह में, जहां वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वो कहें कि जी हमने न्यूक्लियर हमला कर दिया है। और लेकिन मैं ये आपको बताऊं सलमान साहब कि इससे ईरान नहीं खत्म होगा। जापान इसलिए मजबूर हो गया था कि जापान में रेजिलियंस की जो सलाहियत थी वो खत्म हो गई थी, और ईरान के अंदर ये सलाहियत अभी मौजूद है। और अगर ये इस टाइम पे उनकी मौजूद है तो फिर ईरान रिप्लाई कर सकता है। जो अफसुदा यूरेनियम उनके पास मौजूद है, जिनको डर्टी बॉम्ब्स कहा जाता है, वो फिर आप देखें ना अमेरिकन बेसिस के ऊपर या फिर वो इजराइल के ऊपर अगर चले गए तो फिर वो तो नहीं बचेंगे, क्योंकि ईरान तो हमसे भी बड़ा मुल्क है ना, बहुत बड़ा मुल्क है। रकबे में उसके एक आध शहर के ऊपर अगर कोई ऐसा वाकया हुआ है नाखुशगवार, क्योंकि ये जालिम लोग हैं, इन्होंने माजी में भी कभी नहीं छोड़ा।